ये जो इंसिडेंट है ना जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ आज, ये फ्लोरिडा यूएसए का है। आप ये मत सोचना कि भाई तू हमें यूएसए के फ्लोरिडा कहानी ये सब क्यों बता रहा है, यूएस की, हमें इंडिया की कहानियां बता। लास्ट तक वीडियो देख लो, बस खुद समझ आ जाएगा कि क्यों बता रहा हूँ। तो बात जो है ना वो यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट की है। इस स्टेट में ना एक शहर पड़ता है टाम्पा नाम का। उस शहर में एक ये जो है समुद्र के बराबर में है। तो इस शहर में ना एक रोड है बेशोर बुलीवर्ड करके, और उस रोड पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आता है। लोग वहाँ पे इवनिंग वॉक वगैरह करने आते हैं। अब यहाँ पे एक दिन एक माँ और एक बेटी बच्ची जो थी वो बहुत छोटी थी, उसमें जो स्ट्रोलर होता है ना उसमें वो उसको लेके घूमती थी। माँ का नाम था जेसिका राइसिंगर और जो बेबी थी उसका लिलिया नाम था। ये वहाँ पे वॉक कर रहे थे सुबह के 11:45 पे, और वॉक वगैरह खत्म करने के बाद में जब ये वापस जाना इन्होंने शुरू करा तो इन्होंने क्रॉस वॉक को पार करना शुरू करा। पर उनको ये नहीं पता था कि पीछे से एक बेवकूफ जो है वो गाड़ी भगा के ला रहा है। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी भगा के ला रहा है। कैमरॉन हैरन इस बंदे का नाम था, और ये जो गाड़ी चला रहा था ना उसका नाम था मस्टैंग जीटी, मतलब एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार। क्यों इसके पास ये स्पोर्ट्स कार थी? क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसको गिफ्ट करी थी। क्यों? क्योंकि इसने अभी हाई स्कूल पास करा था। हाई स्कूल मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप 12th क्लास मान लो। 18 साल का था ये। तो पहली चीज तो ये है कि मेरे को ये समझ नहीं आता कि कुछ जो सुपर रिच लोग होते हैं इनको ये समझ में क्यों नहीं आता कि भाई 18 साल का बंदा आप जितना मर्जी उसको मैच्योर्ड समझ लो, वो मैच्योर पूरी तरीके से नहीं होता वो टीनेजर ही है। हमें खुद को पता है कि जब गाड़ी आपके हाथ में आती है ना तो आपको कितना मन करता है स्टार्टिंग में स्पेशली कि आप उसे भगाओ, थ्रिल आता है अंदर से, है ना। तो ये जिम्मेदारी जो होती है ना ये पेरेंट्स की होती है कि वो ऐसे गिफ्ट्स ना दे भाई। तो खैर चलो इसको छोड़ते हैं। कैमरॉन हैरन जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी भगा के लेके आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही ये उस क्रॉस वॉक के पास पहुंचा ना जहाँ पे जेसिका राइसिंगर और उसकी बेटी जो है वो क्रॉस कर रहे थे, तो वो जितना मर्जी चाहे, उसको कहाँ दिख रहा है क्रॉस वॉक, उसको कहाँ बत्तियां दिख रही हैं, वो जितना मर्जी चाहे अपने ब्रेक मार ले लेकिन वो बचा नहीं पाएगा उनको। सामने जेसिका राइसिंगर और उनकी बेबी जो है ना, गाड़ी उनकी ब्रेक उसने मारे लेकिन उनसे जाके वो गाड़ी ऐसी टकराई कि भाई साहब 40 फीट दूर तो माँ जाके पड़ी है और 70 फीट दूर जाके पड़ा है वो स्ट्रोलर और बेबी। माँ की तो इंस्टेंटली डेथ हो गई और जो बेबी थी उसकी डेथ हुई अगले दिन हॉस्पिटल के अंदर। ये पूरा केस हुआ, पुलिस आई, ऑब्वियसली पुलिस ने, ये बंदा था कैमरॉन हैरन, इसको अरेस्ट कर लिया। साथ में इसके एक और गाड़ी थी निसान, उसमें एक और बंदा बैठा हुआ था जॉन, जो इसका दोस्त था। तो खैर जब पुलिस ने वहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करी ना तो उनको पता चला कि ये दोनों रेस कर रहे थे। इलीगल रेसिंग ऑन हाईवे का पहले तो वो केस इन पे डाला, चार्जेस लगाए। दूसरा वेहिकुलर होमिसाइड, ठीक है, और इनको अरेस्ट वगैरह कर लिया। अब यहाँ पे जो निशान थी ना जिसमें दूसरा बंदा था जॉन, वो इसका फ्रेंड ही था कैमरॉन हैरन का। साथ में जो कैमरॉन हैरन है ना उसके साथ में उसका बड़ा भाई भी था जो 20 साल का था। तो ये 3 लोग हो गए और इन तीनों पे चार्जेस लगे और इनको अरेस्ट वगैरह करके पुलिस ले गई। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो करनी थी कर ली, लेकिन यहाँ से जो केस है ना वो यूएस में जाता है प्रोसिक्यूटर के हाथ में। और यही रीजन है कि यूएस में या बाकी कंट्रीज में ना जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना तेज क्यों है, क्विक क्यों है। हमारे देश में तो न्याय मिलने में इंसान खत्म हो जाता है, न्याय नहीं मिलता। यूएस में जो प्रोसिक्यूटर है वो आप ये मान लो कि प्राइवेट लॉयर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा क्यों है ये अब समझना आप। पहली चीज तो यूएस के हर डिस्ट्रिक्ट में एक अटर्नी होता है, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, और उसका एक ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ऑफिस। कहीं कहीं उसका नाम स्टेट अटर्नी भी है, पर आप डिस्ट्रिक्ट अटर्नी मान लो। जब भी कोई मर्डर होता है, कोई क्राइम होता है, कोई एक्सीडेंट होता है या किसी टाइप का भी ऐसा कोई केस होता है ना, तो सीधे सीधे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है बेसिक वाली। उसके बाद में केस पहुंच जाता है प्रोसिक्यूटर के हाथ में। प्रोसिक्यूटर कौन है? डिस्ट्रिक्ट अटर्नी और उसका ऑफिस। अब यहाँ पे आप तगड़ी चीज देखना, जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का ऑफिस है ना, वो जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बंदा है वो एक्चुअली इलेक्टेड होता है। वो इलेक्टेड होता है मतलब वहाँ की जो लोकल जनता है वो वोट दे के उसको डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बनाती है। अब उसका जो पूरा ऑफिस है ना वो भले ही गवर्नमेंट का ऑफिस है लेकिन वो इलेक्टेड बंदा है, तो उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है। उसके ऊपर कोई पॉलिटिशियन प्रेशर नहीं डाल सकता, कोई बिजनेसमैन प्रेशर नहीं डाल सकता। इनफैक्ट अगर कोई बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक आके भी वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट कर दे ना, तो जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ की लोकल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जो भी क्राइम हुआ है उस क्राइम में वो विक्टिम का साथ देगा, और उसका देना मजबूरी है क्योंकि वो इलेक्टेड है। मतलब वो इलेक्शंस के थ्रू वहाँ पे जीत के आया है और उसे अगली बार जीतना है या अपनी इमेज को बचा के रखना है तो उसे उनके लिए लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ते भी हैं। और सामने जो डिफेंस है, जिसने कोई क्राइम करा हो, वो अपना प्राइवेट लॉयर हायर कर लेता है क्योंकि उसे हायर करना पड़ेगा। एक ऑब्वियस सी बात तो आपके सामने क्लियर कट होने लग गई होगी कि जब प्रोसिक्यूटर भी तगड़ा है और जो डिफेंस कर रहा है वो भी तगड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जस्टिस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुनना कि जैसे ही ऐसा कोई वेहिकुलर होमिसाइड का केस हुआ, जैसे कैमरॉन हैरन का केस हुआ, तो पुलिस का काम नैरेटिव सेट करना नहीं है। जैसे इंडिया में पुलिस को क्या करना पड़ता है, पहले वो कंप्लेंट फाइल करेंगे, फिर उसके बाद FIR रजिस्टर करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे 24 घंटे के अंदर,
अंदर उन्हें नैरेटिव भी सेट करना है कि क्या हुआ है, उस हिसाब से वो उसे प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे और कोर्ट में जाके उन्हें हर चीज हर तारीख पे जाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अब ये ऑब्वियसली कितना ज्यादा हेक्टिक काम हो गया, जबकि यूएस के कैमरॉन हेरिन के इंसिडेंट के हिसाब से मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, वहां पे पुलिस का काम नहीं है। वो पुलिस का काम क्या है कि भाई गाड़ी की टक्कर हुई है, बेसिक डेटा इकट्ठा करो, आई विटनेसेस से गवाही लो, सारी जितने भी एविडेंसेस हैं उन्हें पकड़ लो, वो सारी चीजें उठा के प्रोसिक्यूटर को थमा दो। वो जाने कि वो क्या करेगा, क्योंकि जनता ने उसको इलेक्ट किया है, तुम्हें नहीं, पुलिस को नहीं किया है। यहाँ से एक बहुत क्लियर समझ में आपको आ गई होगी चीज कि यहाँ से पुलिस का जो मेंटल एग्जॉशन है ना वो खत्म होता है। अब पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में इंटरेस्टेड है। यही बेसिक रीजन है कि इंडिया में जब आप सुनते हो ना कि पुलिस FIR तक नहीं लिख रही है, क्यों नहीं लिख रही है? क्योंकि एक थाने में या मान लो कि एक छोटे से चौकी में अगर 10 केसेस आ रहे हैं दिन में और 5 बंदे वहां पे काम करते हैं, 6 बंदे काम करते हैं, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से FIR रजिस्टर कर ले और एक तरीके से आप किसी का अरेस्ट भी कर लो उसमें, तो आपको कोर्ट में उसको मौजूद करना पड़ेगा। मतलब आपको 10 के 10 केसेस में अगर आपने अरेस्ट करा है ना, 10 केसेस में आपको उन्हें कोर्ट में मौजूद करना पड़ेगा, नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा, जो एक तरीके से मेंटली आदमी एग्जॉस्टेड हो जाता है। मैं पुलिस वालों की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये लिटरली ट्रू है। अब यहाँ से आगे सुनना, आगे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आपके साथ कि आप कोशिश करना कि जब आप आगे से कभी कोई हॉलीवुड की सीरीज देख रहे हो, स्पेशली जो यूएस में बनी हो, तो उसमें नोटिस करना जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। मेरी सीरियसली रिक्वेस्ट है यार, इसको मजाक में मत लेना। और ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे बोलने से ना ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स बना देगी या सुप्रीम कोर्ट कुछ रूल्स बना देगी, पर मेरे बोलने की वजह से सुन लिया आपने, आप आगे 10-15 लोगों को बताओगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि रीजन क्या है हमारे जुडिशरी सिस्टम में, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप 15-20 लोगों को बताओगे, 50 लोगों को बताओगे और वो आगे बताएंगे, तो एक वेव ऑफ इंफॉर्मेशन शुरू होगी, जिसके बाद मे बी 30-40 साल बाद हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस कर दिए जाएं और लोग जो है ना उनको लिटरली जस्टिस मिलना शुरू हो। अभी इस केस में आपकी आंखें खुलेंगी, अभी आप सुनते रहना। तो खैर इतना आप समझ गए कि प्रोसिक्यूटर होता है जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऑफिस है, ऑफिस के लोग हैं मतलब, और दूसरा जो है वो प्राइवेट लॉयर है। अब इनकी बहस शुरू होगी। अब यूएस के कोर्ट सिस्टम में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जज का काम ये नहीं है जो आप मूवीज में देखते हो ना कि वकील इधर से कुछ बोल रहा है, उधर से कुछ बोल रहा है और अचानक से कोई ऐसा एविडेंस उठा के लाया जिससे केस ही पलट गया। ओ भाई मजा आ गया, पता नहीं कैसा डोपामाइन का हिट लेने के लिए ये सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है और वो चले जा रहा है, जिसमें चेंजेस लाने की कोशिश भी नहीं करी जा रही। ये सब नहीं होता है। चलो मैं ठीक है, यहाँ पे मैं आगे शुरू करता हूँ, अभी आप समझ जाओगे। जब प्रोसिक्यूटर और जो डिफेंस है ये दोनों तगड़े हैं ना, तो सबसे पहले प्रोसिक्यूटर जो है वो बेसिक एविडेंसेस जो भी हैं, वो जो बेसिक चीजें सामने आई हैं वो सामने रख देता है डिफेंस के। अब वो डिफेंस से सिंपल पूछता है, इसमें जज जो है ना, इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन जज जो है ना वो ट्रायल नहीं सुना रहा है। जज का काम नहीं है वो, इनका आपस में इनका डिस्कशन होगा दोनों का। प्रोसिक्यूटर बोलेगा कि भाई देख तेरे बंदे ने फलाना फलाना क्राइम करे हैं और इसकी जो है ये सजा बनती है, तो बता क्या करना है। डिफेंस के सामने रखेगा, डिफेंस बोलेगा कि भाई हम गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं। इनिशियली यूजुअली जितने भी लोग होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कैमरॉन हेरिन और जॉन, दोनों ने गिल्टी प्लीड नहीं किया। तो गिल्टी प्लीड यूजुअली लोग क्यों नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि जो एविडेंसेस इन्होंने रखे हैं ना, इन पे अभी देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रोसिक्यूटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सजा ही के लिए ही डिमांड करता है, तो इसीलिए वो गिल्टी प्लीड नहीं करते इनिशियली। और केस जो है वो प्री ट्रायल फेस में चला जाता है। प्री ट्रायल फेस मतलब कोर्ट में बहस नहीं होगी अब, या जज के सामने बहस नहीं होगी, या जज कोई डिसीजन नहीं दे रहा है। प्री ट्रायल फेस में दोबारा से ये प्रोसिक्यूटर और डिफेंस जो है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ में एविडेंस, विटनेस और जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं वो शेयर करेंगे। इसमें जो है वो जज इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, पर ऐसा नहीं है कि ये जो है ये कहीं साइड में चल रहा है और वो आपस में सेटलमेंट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो कोर्ट के अंडर ही हो रहा है। कोर्ट एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ तुम दोनों के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं, करो डिस्कशंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो कोर्ट है ना, जैसे कैमरॉन हेरिन के केस में जो कोर्ट है, उसका काम है ट्रुथ ढूंढना, सच क्या है वो ढूंढना। सस्पेंस क्रिएट करना नहीं है मूवीज की तरह कि भाई तुम अब फलाना एविडेंस उठा के ले आओ और मजा आएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये रूल है कि आप जितने भी एविडेंसेस दे रहे हो ना वो आपको सामने रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जब ट्रायल चलेगा लास्ट में जब जज के सामने जाओगे तब तुम कुछ उठा के लेके आ रहे हो, नहीं, वो माना ही नहीं जाएगा एविडेंस, आपको अभी सामने रखना पड़ेगा क्लियर कट। तो प्रोसिक्यूटर जो है वो जितने एविडेंसेस इकट्ठा कर सकता है इकट्ठा करता है और उन्हें उठा के डिफेंस को दिखाता रहता है कि देख भाई ये प्रूव हो सकता है, ये डायरेक्टली प्रूव होगा, ये ऐसे होगा वो होगा। दोनों ही लॉयर जो है वो तगड़े हैं, उनको पता है कि हाँ ये बात सही है, ये हम इसको डिनाई कर ही नहीं पाएंगे, इसमें कोई लूप होल मिल ही नहीं पाएगा। और इस बेसिस पे ये दोनों जो है वो प्री ट्रायल फेस में ही 90% चलो मैं फिगर नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना वो जज के सामने जाने से पहले ही सॉल्व हो जाते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को क्लियर कट सब कुछ बता देते हैं तो ऑलरेडी दोनों को ही क्लियर हो जाता है कि कोर्ट में जाके जज के सामने क्या होने वाला है। अब इन दोनों को ये दोनों यूजुअली डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस केस में ये तो सजा होगी ही होगी।
मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा ना कि जज पूछता है कि आप गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं करते हो, मूवीज में आपने देखा होगा या सीरीज में। तो प्री ट्रायल फेस के बाद में यूजुअली जब इन दोनों के बीच में डिस्कशन हो गया, जैसे जो जॉन बंदा है जो निशान गाड़ी को चला रहा था, उसने गिल्टी प्लीड कर ली। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूटर और डिफेंस के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। विक्टिम की जो फैमिली थी ना कैमरॉन हेरन वाले केस में, उसने मान लिया कि ठीक है 6 साल की सजा जॉन को दे दी जानी चाहिए। जॉन मतलब वो जो निशान गाड़ी चला रहा है। और अब ये जज के सामने जाएगी बात कि ऐसे से हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है। अब ये जो बात है आपस में ये दोनों का जो भी डिस्कशन हुआ है और ये एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे है ना, 6 साल की सजा दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जज के सामने जाएगी और यूजुअली जज उसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये केस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जज का कितना इजी काम है, उसको सिर्फ केस को देखना है। हालांकि जज की अथॉरिटी है कि वो चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकता है कि 6 साल की सजा मुझे कम लग रही है, मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन यूजुअली जज नहीं करता। अब यहाँ पे जज का एक्चुअल में काम बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, इसी वजह से वहाँ पे जो जस्टिस, जो इंसान को न्याय है ना, वो तेजी से मिलता है। अब इस पर्टिकुलर केस में जॉन ने तो ये कर लिया और ये नोटिस करने वाली बात है कि जो जॉन की उम्र थी ना वो 17 साल थी। अब 17 साल की उम्र में उसको 6 साल की सजा सुनाई दी। आपको निर्भया कांड याद है हमारे इंडिया का? कितना हीनियस क्राइम था वो। उसमें जो एक कल्प्रिट था ना वो 18 साल होने में कुछ महीने छोटा था, बस उसको कोई सजा नहीं हुई, सिर्फ 3 साल के लिए उसको सुधार गृह में डाला गया। पर ऐसा वहां पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे रूल्स हैं कि प्रोसिक्यूटर यानी कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का जो ऑफिस है वो डिसाइड करेगा कि केस को उसको एडल्ट कोर्ट में लेके जाना है या छोटी कोर्ट में लेके जाना है। वो बंदा जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, जिसकी उम्र 17 साल है, उस बंदे को 6 साल की सजा सुनाई गई। और प्रोसिक्यूटर जो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसने विक्टिम की साइड ली, जबकि सामने वाला जो है वो पैसे वाला है, तभी मस्टैंग जीटी गिफ्ट मिल रही है भाई गाड़ियां। हमारे देश में क्या हुआ था? अब इंसिडेंट जो है वो आप बताना किस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे कमेंट में लिख के बताना। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जॉन का तो केस खत्म हो गया था जल्दी ही, लेकिन कैमरॉन हेरन का केस खत्म नहीं हुआ था, उसका केस थोड़ा ज्यादा चला। अब काफी डिस्कशंस के बाद में ना डिफेंस और प्रोसिक्यूटर के ये जो केस है कहाँ पहुंचा, ये ट्रायल फेस में चला गया। ट्रायल मतलब एक्चुअली कैमरॉन हेरन ने गिल्टी तो प्लीड कर ली, लेकिन उसने ओपन प्ली रखी। ओपन प्ली मतलब प्रोसिक्यूटर और डिफेंस के बीच में ये सेटलमेंट नहीं हो पाया कि कितने साल की सजा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जज का काम है ना वो ये डिसाइड करना है फैक्ट्स के बेसिस पे, विटनेसेस के बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे कि कितने साल की सजा देनी है। कैमरॉन हेरन का जो ये एक्सीडेंट वाला केस हुआ था ना, ये 2018 में हुआ था। अब 2018 से जब ये प्री ट्रायल हुआ, प्री ट्रायल के बाद में फिर वर्डिक्ट आने के लिए जज के सामने चीजें चली गई। तो बीच में प्रॉब्लम क्या हुई कि 3 साल निकल गए और 3 साल के बीच में जो डेविड थे, जो जेसिका के हस्बैंड थे, उन्होंने बीच में जो कोर्ट थी ना वो उसमें रो भी पड़े थे कि आप इसे लंबा क्यों खींच रहे हो जबरदस्ती। एक्चुअली लंबा इसलिए नहीं खींचा जा रहा था कि कोर्ट उसे खींचना चाह रही थी, बात ये थी कि बीच में कोविड आ गया था। तो जब उनके डेविड के आंसू वगैरह निकले ना तो लोगों में भी गुस्सा हुआ था, मतलब जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। अब ये लोग जो है वो क्यों इस केस को देखे जा रहे हैं 3 साल तक? क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों साइड से जो लॉयर्स हैं वो पावरफुल हैं। उन्हें पता है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऑफिस हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस केस को देखने लायक बात है, इसलिए लोग देखते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर तरीके से है नहीं, ठीक है। जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो इनिशियली तो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ट्विटर का ट्रेंड चलाते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद में केस का क्या हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि केस जो है वो 10-15 साल तक चले जा रहा है। यहाँ पे जो है वो 3 साल लंबा खिंच गया सिर्फ कोविड की वजह से। उसके बाद 3 साल बाद में कैमरॉन हेरन ने गिल्टी प्लीड कर ली, लेकिन उसने ओपन प्ली छोड़ दी। ओपन प्ली मतलब उसने जज पे छोड़ दिया कि जज डिसाइड करेगा कि कितनी सजा उसको होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूजुअल जो गाइडलाइंस होती है ना ऐसे केसेस में कितने साल की सजा मिलनी चाहिए, उसमें 6 से लेके 30 साल तक की सजा है। तो कैमरॉन हेरन की जो टीम थी ना वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कहीं 15 साल या 17 साल की सजा होगी, उसके बीच में कोई कंक्लूजन निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जज थे ना उस टाइम पे, क्रिस्टोफर नैश, उन्होंने एक्चुअली मुंह से तो यही बोला कि हम इसके बीच में कहीं सजा दे रहे हैं वर्डिक्ट सुनाने से पहले, लेकिन उन्होंने सजा दी 24 साल की। 9 साल जेसिका राइसिंगर की डेथ की वजह से और 15 साल वो छोटी बेबी की वजह से। और जब ये सजा सुनाई ना तो ये थोड़ी सी शॉकिंग थी लोगों के लिए, और कैमरॉन हेरन के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। तो उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, पहली चीज तो कैमरॉन हेरन जो बंदा है ना वो देखने में तो हैंडसम टाइप लग ही रहा है, ठीक है। अब उसकी जो वो शॉकिंग इमोशंस थे ना फेस के, वो एक तरीके से कैमरे पे भी आ गए। कैमरे में रिकॉर्ड होता है कई सारे जो कोर्ट केसेस होते हैं, और वो कुछ इस तरीके से थे, आप देख लोगे, है ना। और ये जो एक्सप्रेशंस थे ना, तो पहले तो एक तो लोग वैसे ही इस केस को देख रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने इस पर्टिकुलर शॉक होने वाले एक्सप्रेशन को देखा। अब कुछ बेवकूफों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को उठा के टिकटॉक पे डाल दिया, और टिकटॉक पे इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आने लग गए कुछ ही मिनटों के अंदर। और फिर एक गंदा जो होता है ना कि छपरी ऑब्सेशन जो होता है लोगों का, मैक्सिमम जो उसमें लोग थे वो विमेन थी, एक्चुअली फीमेल्स थी, कुछ मेल्स भी होंगे पर मैक्सिमम फीमेल्स थी। उन्हें लिटरली उनके दिमाग में क्या पागलपन आया, उनको लगने लग गया कि भाई ये तो आदमी राजा है, ये तो बहुत ही क्यूट है,
ये तो बहुत हैंडसम है, इसको तो जेल में होना ही नहीं चाहिए। पहले तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वायरल हुआ था, फिर बाद में इस पे वीडियोस बनने लग गई, टिकटॉक पे स्पेशली और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। जैसे मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको। कद्दू प्यार आया, मतलब तुम्हें प्यार उस इंसान पे नहीं आ रहा, डेविड पे, जिसने अपनी छोटी सी बच्ची और अपनी मतलब बीवी को खो दिया यार। छोटी सी फूल सी बच्ची थी उसकी, मतलब वो ना चाहते हुए भी ना फ्यूचर में मूव ऑन करने की कोशिश भी करेगा, शायद दूसरी शादी भी करे। मुझे उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं पता बाद में क्या हुआ, लेकिन वो करेगा भी ना तब भी उसके दिमाग का एक छोटा पोर्शन जो है ना वो परमानेंटली मेंटल डिप्रेशन में रहेगा। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं लिटरली जो एथीस्ट थे, और उनके साथ जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया ना तो वो लिटरली ये मानने लग गए कि भगवान है, क्योंकि उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि वो मानना चाहते हैं, वो बिलीव करना चाहते हैं कि वो अपने छोटे से फूल से बच्चे और अपनी बीवी से आफ्टर लाइफ में मिलेंगे, कभी ना कभी मौका मिलेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। इनको प्यार नहीं आ रहा उनपे। एक और शॉर्ट्स है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसमें जो ये लड़की है ना, इजाबेला गजमेन, इस लड़की के केस के बारे में पढ़ लेना आप खुद जाके। वैसे तो ये मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल है, थोड़ी सी क्या ठीक ठाक अनस्टेबल है, पर इसने क्या किया है वो आप खुद पढ़ लेना, मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट में बताना, ठीक है लोगों को। ये लिटरली इन लोगों को फैंटेसाइज कर रहे हैं, और इसका जो ऑब्सेशन था ना कैमरॉन हेरन का स्पेशली, वो मोस्टली फीमेल्स थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई मिसोजिनिस्ट हूँ भाई, यूजुअली बोलने लग जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, पर वो थी फीमेल्स, उसमें क्या कर सकते हो आप। और ये क्यों आता है इसकी भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी। एक्चुअली एक सिंड्रोम होता है, आई कैन फिक्स हिम सिंड्रोम, मतलब कहीं ना दिमाग में ऐसा लगने लग जाता है काफी लड़कियों के, सबको नहीं कह रहा मैं, काफी लड़कियों के, कि गैंगस्टर्स कूल होते हैं। कोई गंदा सा क्राइम कर दे वो कूल है। कोई एडिक्टिव बंदा है ना जिसको बहुत गंदा एडिक्शन है, अल्कोहलिक है या कुछ और, उसको मैं फिक्स कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, एडिक्शन ही तो करता है, मैं सुधार लूंगी। ये जो मूवीज है, जैसे एक मूवी थी वो एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो गैंगस्टर है, ठीक है। अब हालांकि ये क्या करते हैं मूवीज में, बंदे को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यार एक बंदा गैंगस्टर है, उसने 30-40 मर्डर कर रखे हैं। 30-40 मर्डर मतलब 200 लोगों की फैमिली मिला के 200 लोगों की जिंदगी को उसने डिप्रेशन में धकेल दिया, और तुम्हें लग रहा है कि तुम उसे फिक्स कर सकते हो। मतलब जब आपकी सेल्फ वर्थ कम हो ना, जब आपको खुद को समझ में ना आ रहा हो कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, या आपका टैलेंट क्या है, आप किस चीज पे मेहनत करके कुछ अच्छा कर सकते हो जिंदगी में, सेल्फ वर्थ की जब कमी हो जाती है, तो हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के ये सोचने लग जाते हैं कि मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ, यही मेरी सेल्फ वर्थ है। और इसकी वजह से ना लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी आते हैं, उन्हें वो रेड फ्लैग्स दिखते नहीं है जो सच में है। जो बंदा एडिक्शन में घुसा हुआ है ना, उसको तुम सुधार दोगे, डॉक्टर्स नहीं सुधार पा रहे, उनका रेशियो 2% 4% है, तुम सुधार दोगे उनको। बड़े बड़े सुधार गृह बने हुए हैं जहाँ पे कुटाई से लेके दवाई तक सब चलती है, और तुम सुधार दोगे उनको। अब यही जो सेम चीज थी ये कैमरॉन हेरन के केस में भी हुआ। इनका जो ऑब्सेशन था वो क्यों था, क्योंकि सेल्फ वर्थ बहुत कम है भाई। और अगर ये सिर्फ टिकटॉक ट्रेंड तक या सोशल मीडिया पे ये पागलपन के रूप में रहता ना तो फिर भी चल जाता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिटरली उस केस को खंगालना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने एक बहुत ही अजीब सी हरकत क्या करी कि क्रिस्टोफर नैश जो इसमें केस में जज थे ना, उनकी पर्सनल डिटेल्स फाइंड आउट करनी शुरू कर दी। उनके कोर्ट केसेस कुछ होते हैं ना, कोर्ट केसेस पब्लिक होते हैं, वो डले रहते हैं डेटा में, वहां से उठा के इन्होंने एक नैरेटिव रन करना शुरू कर दिया। देखो भाई ये बंदा जो है ना, वो इसका कोई पर्सनल वेंडेटा है कि ये बहुत क्रूअल है, इसका पर्सनल वेंडेटा है ड्राइवर्स के अगेंस्ट, मतलब जो लोगों से एक्सीडेंट हो जाता है, और ये जबरदस्ती उनको बहुत ही क्रूअल सजा देता है। उसकी जो पर्सनल डिटेल्स थी ना कुछ जैसे मे बी उसका फोटोग्राफ या और बाकी कुछ डिटेल्स होंगी, एड्रेस या मे बी फैमिली फोटो या कुछ भी, वो भी इन्होंने पब्लिक करना शुरू कर दिया, जबकि ऑब्वियसली इसका कोई रीजन नहीं था। मतलब एक जो जज है उसको केस जो है वो खुद चूज नहीं करता, उसको रेंडमली खुद मिलते हैं केसेस, वो चूज करके नहीं आता कि हाँ इस पे तो मैं आऊंगा। ऑब्सेशन इतना गंदा वाला था कि ट्विटर पे कैमरॉन हेरन के कुछ ही दिनों में जो फॉलोअर्स थे ना वो 2 मिलियन हो गए थे, और ट्विटर को वो अकाउंट बंद करना पड़ा। इनफैक्ट ट्विटर ने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स को बैन किया, ट्विटर ने या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ने बाकी, जो जबरदस्ती कैमरॉन हेरन के इंसिडेंट को पुश कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको पब्लिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी साइंस नहीं लग रहा था इस बात का। तो उन्होंने काफी सारे अकाउंट्स को बंद करना शुरू किया, ये सोच के कि बोट अकाउंट्स है। लेकिन बाद में ना लोग आए थे अपनी आईडीज लेके कि हमारा बोट अकाउंट नहीं है, हमारा रियल अकाउंट है, तो उससे पता चलता है कि ये बोट अकाउंट्स नहीं थे। मतलब होंगे कुछ बोट अकाउंट्स, लेकिन रियल पीपल थे उसके पीछे। और ये लोग रुके नहीं भाई, ये नहीं रुके, इन्होंने लिटरली पेटिशंस डालनी शुरू कर दी, और वो चेरी पिकिंग करके पूरे केस को सैबोटाज थोड़ी कर सकते हो आप। जो कैमरॉन हेरन की मदर थी ना, जो काफी दुखी थी इस केस के बाद में, स्टार्टिंग में तो उन्हें काफी ओके लगा कि भाई चलो उनके बेटे के लिए काफी लोग जो है वो फील करते हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन बाद में उनकी मदर ने खुद ये बोल दिया कि लोगों का जो ऑब्सेशन था ना वो अजीब ही था, बहुत वियर्ड था। मतलब वो कैमरॉन हेरन की मदर को रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे फोन करने लग गए थे लोग। कई बार लोग पता क्या कोशिश कर रहे थे कि कैमरॉन हेरन की कोई चीज है आपके पास जो हमें मिल सकती है, क्यों चाहिए तुम्हें। खैर और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं।